Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्य क्या होता है। भौतिकी में किसी कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगे और वह बल वस्तु को विस्थापित करे। किसी वस्तु पर बल लग रहा है, लेकिन अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य संपादित हुआ नहीं समझा जाएगा। उसी हिसाब से अगर वस्तु विस्थापित हो लेकिन उस पर बल आरोपित नहीं हो तो भी कार्य नहीं समझा जाएगा। तो कार्य के लिए क्या जरूरी है कि मतलब बल लगे वस्तु पर और बल विस्थापित हो। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो वस्तु पर जो लगा हुआ बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस हिसाब से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं अनेकों तरह के कार्य होते हुए, गाड़ी को ठेलते हुए, किसी चीज़ को पकड़ते हुए, जो विरामावस्था में वस्तु है उसको गति में लाते हुए, सबके लिए कार्य करना पड़ता है। हम देखते हैं कि पढ़ना, लिखना, चलना फिरना, उठना बैठना, किसी चीज़ को पकड़ना, ये सब जो कार्य संपादित होता है, ये सब जो घटना होती है, सबको हम कार्य का रूप देते हैं। लेकिन भौतिकी में हमारा कार्य से तात्पर्य है यांत्रिक कार्य। अब कोई वस्तु पत्थर को उठाता है तो मांसपेशी के द्वारा कार्य होता है, लेकिन अगर कोई कूली दिन भर रात किसी बैग को उठाए रखे तो क्या उसको कार्य होना संपादित कर सकते हैं? तो आइए इसको आगे हम लोग देखेंगे जब हम ये सीखेंगे कि धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है, तब इसमें हम इसको समझेंगे। लेकिन भौतिकी में कार्य का तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है। और यांत्रिक कार्य कब होगा? जब वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भौतिकी में कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, वस्तु के द्वारा नहीं होता है, बल के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी पत्थर को या कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचा जाता है। अगर सीधे किसी चीज़ वस्तु को हम उछाल दें तो पृथ्वी पर गिरती है ना, तो गिरती है तो गुरुत्व बल के द्वारा कार्य होता है। पृथ्वी के द्वारा कार्य संपादित हुआ हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब कार्य का परिमाण देख लीजिए। अब 3 किलोग्राम का कोई वाट है, उसको हम 1 मीटर तक उठाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, उसको नाप लीजिए। फिर आप देखिएगा कि अगर 2 मीटर तक उसको विस्थापित करना पड़े, ऊपर उठाना पड़े तो कितना कार्य होता है। फिर 3 मीटर तक विस्थापित करना पड़े तो कितना कार्य होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम वाट को 1 मीटर उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है, 3 मीटर उठाने में उससे 3 गुना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि जो कार्य संपादित होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। इसी हिसाब से इसकी परिभाषा निकलती है कि भौतिकी में कार्य यांत्रिक कार्य होता है और वो कार्य क्या होता है, बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस नहीं, आप इसको डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस। तो W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दिशा में न, बल के दिशा में न तय की गई दूरी है और निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसी को तो हम विस्थापन कहते हैं। तो क्या हो गया, कार्य बराबर बल
गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी। अब कोई भी भौतिक राशि का हम अध्ययन करते हैं तो कहते हैं ना कि ये सदिश है कि अदिश है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण ही होता है। वैसे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कार्य जो है ये अदिश राशि है, लेकिन कार्य प्राप्त कैसे होता है? तो बल मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि बल और बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य क्या है हमारा? तो कार्य हमारा अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो कार्य बराबर हम जानते हैं ना फॉर्मूला से कि बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल की दिशा में जो तय की गई दूरी है उसका विस्थापन क्या होगा? तो उसका विस्थापन मीटर होगा। मतलब बल का मात्रक हो गया न्यूटन, विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। तो इस हिसाब से हमारा कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। अब एक बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हुए, जूल हुए, उनके सम्मान में इसके मात्रक को जूल कहा जाता है। अब जब एक न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगता है तथा वस्तु बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करती है तो किया हुआ कार्य 1 जूल कहलाता है। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. और we may say 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Therefore 1 joule is equal to 1 Newton meter. अब इतना, इससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलें तो हम समझ सकते हैं कि जब वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के साथ थीटा एंगल बनाता है तो किया हुआ कार्य W बराबर Fs cos थीटा होता है। अब हम बच्चों को समझाते हैं कि हमेशा ही आप कोई भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो व्हाई और हाउ जोड़िए। तो यहाँ अभी हमने चर्चा किया कि F बराबर Fs, तो यहाँ पर Fs cos थीटा कैसे हो गया? तो cos थीटा इसलिए हो गया कि बल वस्तु की विस्थापन के साथ थीटा एंगल बनाता है और इसका एक कंपोनेंट इस cos थीटा हो गया। तो आगे हमको धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य समझने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है। अब देखिए कि मतलब ये जो हमारा कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, कैसे गुरुत्व बल के द्वारा कार्य होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए मोटा मोटी ये हो गया कि जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है तो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, तब हम कहते हैं कार्य हुआ। ठीक है। अगर विस्थापन नहीं हुआ और बल लग रहा है तो कार्य नहीं होगा। आप सपोज कीजिए एक दीवार है और उसको हम धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या वो वस्तु विस्थापित हुई? विस्थापित नहीं हुई, तो हम समझेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। अब 1 न्यूटन का जो बल होता है, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगता है तथा वस्तु बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. और we may say 1 joule is equal to 1 Newton meter. तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए कि मतलब कई उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई रस्सी से कोई पत्थर लटका हुआ है, तो लटका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींच रही है, लेकिन वो सीधे लटकी हुई है, वो रस्सी से लटका हुआ है पत्थर। तो क्या हम देखते हैं कि उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है कि विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है? तो जब विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा तो हम समझेंगे कि कार्य संपादित नहीं हुआ। तो इस हिसाब से इसको हम लोग समझें
और उसके बाद इसको अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि मतलब अब धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है और शून्य कार्य क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बल जो है वो सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो अदिश राशि है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा उस पर लगते हुए बल की दिशा से विभिन्न हो सकती है। अगर वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा में हो सकता है तो वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा के विपरीत दिशा में भी हो सकती है। तो धनात्मक कार्य कब होगा? धनात्मक कार्य तब होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य हमारा धनात्मक होगा। यहाँ देख रहे हैं ना कि एक पुल्ली है और उससे हम एक गुटका को खींच रहे हैं, लकड़ी का एक गुटका है और उस पर जो है उससे एक तार बांध दिए हैं, तार बांध दिए हैं तो तार लटक रहा है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो लग रहा है तो कार्य किधर हो रहा है? जिधर बल लग रहा है उस बल के दिशा में हो रहा है। तो हमारा हम क्या लिखेंगे? W बराबर FS। अब हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो ये हो गया हमारा धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य में ध्यान देने वाली बात क्या है कि विस्थापन बल के दिशा में होता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब विस्थापन बल के दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल के दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो अगर उसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं W बराबर माइनस FS। अब इसको कैसे हम समझेंगे? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम मान लीजिए कोई पत्थर है या कोई गेंद है, उसको हम ऊपर की तरफ उछालते हैं। तो ऊपर की तरफ उछालते हैं तो कार्य किधर हो रहा है? गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में जब हो रहा है तो हमारा ये कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अब शून्य कार्य को समझते हैं। शून्य कार्य को समझने के लिए क्या करना होगा? तो शून्य कार्य को समझने के लिए कि जब विस्थापन बल के दिशा के अविलंब होता है, जब वस्तु का विस्थापन जिधर बल लग रहा है उसके अविलंब होता है अर्थात लंबवत होता है, तो क्या होगा? तब विस्थापन और बल के दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो हमारा ये कार्य शून्य हो जाता है। क्यों होता है? तो W बराबर FS cos थीटा होता है ना, थीटा का मान जब हो जाएगा 90 डिग्री तो थीटा 90 डिग्री बराबर तो 0 हो जाता है। इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं कि W बराबर FS cos थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जब विस्थापन जो होता है बल लगने से जो विस्थापन उत्पन्न होगा, अब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमारा ये कार्य शून्य माना जाएगा। तो उसके बाद देखिए कि अब हम लोगों ने धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को समझा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा पर। तो बढ़िया से इसको समझ लीजिए कि धनात्मक कार्य कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य का परिमाण धनात्मक, जब विस्थापन बल लगने के दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक, और जब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसी स्थिति में कार्य शून्य होता है, W इज इक्वल टू 0। तो क्यों 0 होता है उसको हमने समझा कि W बराबर FS cos थीटा, और चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री तो हमारा कार्य हो गया 0। W बराबर FS cos थीटा, थीटा 90 डिग्री बराबर 0, थीटा 90 डिग्री बराबर 0, तो S cos थीटा बराबर हो गया 0। S cos थीटा बराबर 0 तो हम ये हो जाएगा हमारा F इंटू 0, F इंटू 0 हो गया तो हमारा इसका मान हो गया 0। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया 0। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा शून्य कार्य। अब देखिए
अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा को। अगर इसको हम समझ लिए तो बढ़िया से समझ लीजिए कि कैसे F बराबर 0 होता है। ठीक है, एक बार और से हम इसको दोहरा समझा देते हैं कि W बराबर FS cos थीटा, आ बराबर हो गया F cos 90 डिग्री, जो कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसका मान हो गया हमारा FS cos थीटा बराबर 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बराबर cos थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो उसका मान हो जाता है 1। तो इसको ये 90 डिग्री, ये cos 90 डिग्री का मान होता है तो इसका मान होता है 0। तो FS cos थीटा बराबर हो गया 0। तो वर्क डन हो गया हमारा 0। अब आते हैं ऊर्जा पर। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे तो फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। इस पर काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझेंगे। तो एनर्जी क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड। और डिफिनेशन की बात करें तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। या सीधे एनर्जी की बात है तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। ऊर्जा का भी मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, अर्थात कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा क्या है। अब ऊर्जा जो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उसको हम लेते हैं, और किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है उसका गतिज ऊर्जा और उसका स्थितिज ऊर्जा। तो अब समझते हैं हम कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम EK से डिनोट करते हैं। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं कि एक मतलब हम गुटका ले रहे हैं, इस गुटका को क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान m है और v वेग से ये गुटका चल रहा है। तो v वेग से चल रहा है तो उसको रोकने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी ना। तो मान लेते हैं कि ये बल हमारा F है। ठीक है, तो ये F जो बल है हमारा, तो F बल से इसको हम रोकते हैं। तो F बल से रोक देते हैं तो वस्तु रुक जाती है। तो उसका वेग कितना होगा? वस्तु रुकने के बाद उसका वेग हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम वेग v बराबर 0। तो गति के समीकरण से हमारा क्या फार्मूला होता है कि v² बराबर u² जोड़ 2as। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम वेग हो गया 0। तो इसका मतलब हो गया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु चल रही है v वेग से, और F बल लगा करके उस वस्तु को हम रोक देते हैं और वो s दूरी तय करके रुक जाती है। तो फिर हमारा हो जाएगा 0 बराबर v² जोड़ 2as। तो a बराबर हो गया -v² बटा 2s। तो फिर काइनेटिक एनर्जी जिसको हम EK से लिखते हैं, तो EK बराबर क्या हो गया? विराम में आने से पहले अर्थात वस्तु के स्थिर होने से पहले बल के विरुद्ध वस्तु के द्वारा जो कार्य किया गया है उस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाता है? कार्य बराबर होता है ना F × S। तो इसको हम लिख सकते हैं F × S। तो देख रहे हैं यहाँ ये गुटका है, गुटका चल रहा है v वेग से, उसको F बल लगा करके हम रोकते हैं। तो F बल लगा करके रोकते हैं तो कार्य कितना हो गया? तो EK बराबर हो गया विराम में आने से पहले वस्तु के द्वारा किया गया कार्य। तो विराम में आने से पहले वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है FS। F का मान क्या होता है? बल के फार्मूला से हम जानते हैं ना कि F बराबर ma। तो m यहाँ पर लिख जाएंगे हम, FS बराबर लिखेंगे ma, और क्या बच गया हमारा? S बच गया। तो पूरा फार्मूला हो जाएगा EK बराबर FS इज इक्वल टू MAS। अब सबका मान पुट कर देते हैं। तो m ये हो गया हमारा, S को बाहर कर लेते, पीछे कर लेते हैं, और ये जो हमारा
निकाले हैं ना हम, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं VA²/2S, तो इस हिसाब से हमारा हो गया MS/VA²/2S। एस से एस को कैंसिल कर दिए तो पूरा फार्मूला हो गया हमारा EK बराबर 1/2 mVA²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को जब हम समझ लेते हैं तो उसके बाद अब हम लोग समझेंगे स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण या उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब पानी मान लीजिए कि ये नाली में बह रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, और उसको हम अगर छत पर ऊपर उठा करके ले जाते हैं तो उसमें स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब उसी को अगर हम पानी को वहाँ से चलने दें, रास्ता में कोई घिरनी लगा दें तो घिरनी को गति में ला सकती है, वो पानी गति में ला सकता है उसको। तो ऊपर में स्थिति में परिवर्तन, पहले नीचे में पानी बढ़ रहा था और ऊपर उसको छत पर उठा दिया, वहाँ से गिरने देंगे तो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। अब ये हम जो घड़ी, चाबी वाली घड़ी होती है, तो उसमें हम जब चाबी दे देते हैं तो उसकी कमानी ऐंठ जाती है, तो उस कमानी में ऐंठने के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। तो इस हिसाब से स्थितिज ऊर्जा को हम समझ सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा हो गया हमारा किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा जो है उसको हम EP से डिनोट करते हैं, P फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर उसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर एक m द्रव्यमान की वस्तु है और उसको पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाते हैं। तो h ऊंचाई तक जो उठाते हैं तो उस पर एक बल लगेगा ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल का परिभाषा क्या होता है? MA। तो M यहाँ M रह गया और A के जगह पर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को G से लिखते हैं, तो इस हिसाब से गुरुत्वीय बल को हम mg से डिनोट करेंगे। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर बल गुने दूरी। दूरी कितना तय किया गया है? h। अब बल का मान क्या हो जाएगा? MA। A के जगह पर हो जाएगा G। तो टोटल हो जाएगा हमारा W बराबर बल गुने मतलब विस्थापन बराबर हो जाएगा हमारा mgh। ये दूरी जो है सो बल के दिशा में है, तो हम उसको इसीलिए इसको हम विस्थापन के रूप में समझ सकते हैं। तो W बराबर बल गुने दूरी बराबर mgh। तो इस हिसाब से स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा सो वो स्थितिज कोई भी जो कार्य का परिणाम जब वस्तु और पृथ्वी के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला हमारा होता है EP बराबर mgh। E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल। तो स्थितिज ऊर्जा को हम EP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी और E के मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देख रहे हैं ना, ये वस्तु जो है यहाँ पर पृथ्वी पर है और उसको h ऊंचाई तक उठाते हैं, और h ऊंचाई तक उठाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है यही तो हमारा हो गया माने पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो फिर यहाँ इसको समझ लीजिए कि मतलब W बराबर क्या होता है? बल गुने बल के दिशा में जो दूरी तय की जाती है जिसको हम विस्थापन के रूप में समझ सकते हैं। तो W बराबर बल गुने विस्थापन। तो ये हो गया हमारा बल हो गया F, विस्थापन हो गया S। तो बल का मान होता है MA। A के जगह पर यहाँ हो जाएगा G। तो हमारा हो जाएगा W बराबर बल गुने विस्थापन बराबर mgh। तो EP बराबर हो गया हमारा mgh। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। गौर से देखिए, ये वस्तु है नीचे है और इसको हम h ऊंचाई तक उठाते हैं। h ऊंचाई तक उठाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या होगा? बल गुने विस्थापन। तो कितना कार्य करना पड़ता है? अब इसमें सब चीज़ का अलग अलग मान है। W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स, ये S हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? H डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो H डिस्प्लेसमेंट हुआ। बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर MA। तो A का मान कितना हो गया? A का मान यहाँ पर हो गया G।
तो इस हिसाब से हमारा ये स्थितिज ऊर्जा के लिए जो हमारा बनता है फार्मूला वो होता है EP बराबर mgh। इसको हम लोग बढ़िया से समझें, और इसको समझने से पहले ये भी समझ लें कि किसी वस्तु की जो मतलब यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। टोटल वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा कितना है तो उसके स्थितिज ऊर्जा को और गतिज ऊर्जा को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा निकल जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा ये जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये माने यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का होता है। एक हो गया हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु के यांत्रिक ऊर्जा को अगर कैलकुलेट करना हो तो गतिज ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा यांत्रिक ऊर्जा निकल जाता है। तो अलग अलग हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक को देखा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को देखा। गतिज ऊर्जा को हम EK से डिनोट करते हैं। EK बराबर होता है 1/2 mv², और EP बराबर होता है मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आइए हम उसको देखते हैं कि ऊर्जा, अब देख रहे हैं हम कि ऊर्जा विभिन्न तरह की ऊर्जा है दुनिया में। ताप ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, तो इतने तरह का ऊर्जा है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा का नाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन होता है। तो इसी को हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे मतलब ये ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरण हो सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं उसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वस्तु लेंगे और उसका डिफरेंट जो हाइट है, जो अलग अलग ऊंचाई है, उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए गुरुत्व के अधीन वस्तु गिर रही है, तो गुरुत्व के अधीन वस्तु गिर रही है और मतलब m द्रव्यमान मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान m है, और वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। h ऊंचाई पर स्थित है और वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा 0। तो E के बराबर हम लिखेंगे 0। और टोटल एनर्जी जो हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर E1 बराबर हो जाएगा हमारा EK1 जो EP1, तो बराबर हो गया 0 + mgh। तो हमारा टोटल एनर्जी यहाँ हो गया mgh, मतलब E1 बराबर mgh। अब कैसे होता है mgh, उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि मतलब यहाँ E1 पॉइंट पर हम इसको समझ गए। अब उसको हम गिरने देते हैं, तो S दूरी तय करके वो वस्तु गिरती है। तो S दूरी तय करके वस्तु गिरती है, तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि H ऊंचाई पर वस्तु थी, S ऊंचाई तक वो नीचे गिरी है, तो उसका जो डिस्टेंस हो गया H - S हो गया। तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग 0 था, तो इसीलिए B बिंदु पर इसका जो है वेग समीकरण से इसको हम निकाल सकते हैं। तो v² बराबर u² जो 2s होता है ना, तो v², तो यहाँ पर जो है इसका प्रारंभिक वेग 0 था, तो v² बराबर 2gs हो गया। अब B बिंदु पर EK2 बराबर हो जाएगा 1/2 mv², अब v² का मान होता है 2gs, तो इस हिसाब से हो गया हमारा 1/2 m × 2gs, तो बराबर हो गया mgs। तो टोटल ऊर्जा कितना हो गया, टोटल ऊर्जा हो गया E2 पर E2, तो ये हमारा हो जाएगा E2 बराबर EK2 + EP2। अब EK2 का मान हम निकाले हैं ना mgs, और फिर उसमें हम जोड़ देंगे mgh - s, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा mgh। ये हो गया हमारा E1। तो इसको हम बढ़िया से समझ सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, कि कैसे जो वस्तु है उसकी कुल ऊर्जा
अचर रहती है, स्थिर रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एच ऊंचाई पर हम देखें तो भी उतना ही है। उसके बाद अगर बी स्थिति पर देखें तो वहाँ भी उतना ही है, mgh ही है। इसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने देखा। अब सरल लोलक के में हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझते हैं कि सरल लोलक क्या होता है। कि सरल लोलक होता है कि एक अगर हम सूक्ष्म किंतु भारी कण को एक भारहीन लंबाई में न बढ़ने वाले लचीले धागे में एक सिरे से बांधकर उसको लटका दें तो ऐसे प्रबंध को हम सरल लोलक कहते हैं। तो सरल लोलक में देखिए व्यवहार में आप टोटल जो है एक आदर्श सरल लोलक को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परफेक्ट सरल लोलक को नहीं प्राप्त कर सकते हैं परिभाषा के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम जो भी हमारा प्रैक्टिकली सरल लोलक है व्यवहारिक रूप से उसके माध्यम से हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ ओ हो गया माध्य स्थिति, उसे हटा करके थोड़ा सा वस्तु को हम छोड़ देते हैं तो ओ के इर्द गिर्द ही वो एक दूरतम स्थिति से दूसरे दूरतम स्थिति तक वो दोलन करता है। मतलब मैक्सिमा, फिर माध्य स्थिति, फिर मिनिमम, तो फिर मिनिमम से आ गया माध्य स्थिति, उसके बाद फिर मैक्सिमम। तब जब गोलक को ए स्थिति में लाया जाता है तो उसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब इसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो माध्य स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। फिर गोलक को जैसे जैसे माध्य स्थिति से एक दूरतम बिंदु तक लाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर दूरतम बिंदु पर उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। फिर उसकी गोलक को फिर हम जब माध्य स्थिति में लाते हैं तो जो दूरतम बिंदु है जिसको हम मतलब एक हो गया मैक्सिमम, दूसरा हो गया मिनिमम, तो दोनों दूरतम ही बिंदु न हो गया। तो दोनों जो दूरतम बिंदु है उसके इर्द गिर्द ये दोलन करते रहता है और मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती रहती है। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं शक्ति को देखते हैं। शक्ति क्या होता है, तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, शक्ति कार्य करने की समय दर है। तो समय दर है तो इसमें क्या होगा, शक्ति बराबर किया गया कार्य और कार्य करने में लगा समय। तो शक्ति को हम के लिए अंग्रेजी में शब्द है पी, इसको पावर से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर हो गया हमारा W/T। तो P फॉर पावर, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। अब देखते हैं ना कि अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम कम थकते हैं। तो ये शक्ति जो है सो समय से रिलेटेड है। सीधे अगर कार्य है तो उसमें अगर हम समय से भाग देंगे तो कार्य करने की समय दर निकल जाती है। मतलब कार्य में जब हम टाइम से भाग दे देते हैं तो हमारा शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो शक्ति के लिए फार्मूला है P बराबर W/T। यह भी एक अदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल, और इसको जूल और माने समय में मापा जाता है। तो इस हिसाब से ये हो गया जूल प्रति सेकंड। और ब्रिटेन में बहुत महान वैज्ञानिक हुए जेम्स वाट, जिनके सम्मान में इसका मात्रक वाट भी होता है। तो हमारा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, और 1 किलो बराबर वाट बराबर होता है 1000 वाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। और जो हम जितना मोटर वोटर सब यूज करते हैं तो उसमें हॉर्स पावर लिखा रहता है। हॉर्स पावर के लिए HP शब्द होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब क्या होता है ऊर्जा, क्या होता है कार्य, क्या होता है शक्ति। इसको हम लोगों ने समझा आराम से। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो व्यवहारिक जो हमारा शक्ति का मात्रक होता है उसको हम लोग देख लें कि व्यवहारिक इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। फिर थोड़ा सा अगर इसको हम शक्ति को समझ लिए तो हम औसत शक्ति को भी समझ सकते हैं। अब इसके मात्रक को समझ लें बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके परिभाषा को देखा कि शक्ति कार्य करने की समय दर है। मतलब जो कार्य हो रहा है ना उसमें अगर जब हम समय से भाग देंगे तो समय दर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हो गया कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को
शक्ति कहते हैं। तो क्या हो गया, शक्ति हो गया कार्य करने की समय दर, और शक्ति बराबर हो गया किया गया कार्य बटा कार्य करने में लगा समय। तो इस हिसाब से हमारा फार्मूला बनता है P बराबर W/T। P फॉर पावर, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। और इसका मात्रक हो गया जूल, और समय में इसको हम नाप सकते हैं। तो W के लिए हो गया मात्रक जूल, और समय के लिए हो गया सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। और इंग्लैंड में बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं वाट, तो उनके सम्मान में इसका मात्रक वाट है। तो इस हिसाब से वाट हो गया शक्ति का मात्रक। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, और 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, तो बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। और वर्तमान में जो मोटर सब होता है तो उस सब में हम यूज करते हैं ना HP। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि प्रति इकाई समय में जो मतलब किया गया कार्य होता है वही तो हमारा होता है शक्ति। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको समझ लिए। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, शक्ति बराबर हो गया किया गया कार्य और कार्य करने में लगा समय। उसके बाद फार्मूला हो गया तो P बराबर W/T। अब ये कोई भी जो भौतिक राशि है हम पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि ये क्या है, मतलब ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो उस हिसाब से इसको हम लोग समझें कि ये हमारा अदिश राशि है। और उसके बाद फिर ये जो अलग अलग 1 वाट बराबर 1 जूल होता है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। और हॉर्स पावर जो होता है, आप देखेंगे कि यहाँ न कई जगह आप जैसे मोटर वोटर होता है तो उस पर HP लिखा होता है, तो 1 HP बराबर होगा 746 वाट। इस हिसाब से हम लोग इसको समझें कि किलो वाट क्या होता है, वाट क्या होता है और उसका मान क्या होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप बढ़िया से समझे होंगे। उसके बाद पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हैव ए नाइस डे। आपका दिन बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ।